नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर रनिंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। 27 दिसंबर 2023 है आज और आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द ऑयल फैक्टर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लेबर मोबिलिटी, इसको भी आप इकोनॉमी के साथ ही जोड़ सकते हैं, मींस इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है। फिर ये एक नया विषय है वनबी एनआरआईज। अभी देखा ना वो डंक की फिल्म आई है शाहरुख खान की, वो फिल्म तो मैंने नहीं देखी लेकिन उसका ट्रेलर देखा था, तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि किसी दूसरे देश में इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने देखा कि कैसे एक फ्रांस से एक एरोप्लेन जो है वो वापस हमारे देश भारत आया और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडियंस जो दूसरे देशों में इलीगली घुसना चाहते थे। देन वी हैव टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक ब्लीक फॉर पीक्स एंड एक जो है द शिप ऑफ स्टेट एंड द स्टेट ऑफ आवर शिप्स। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। रिटायर्ड वाइस एडमिरल चावड़ा साहब ने यह आर्टिकल लिखा है। वो फ्लैग ऑफिसर थे, ही वाज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न नेवल कमांड। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलती हैं। लाइक एवरी डे, लेट्स स्टार्ट विथ द पॉजिटिव कोट ऑफ द डे। पेंडोरा पोइकिलोस का कोट है, द बेस्ट रिलेशनशिप्स इन आवर लाइव्स आर द बेस्ट नॉट बिकॉज दे हैव बीन द हैप्पीएस्ट वंस, they are that way because they have stayed strong through the most tormentful of storms। हमारे जीवन के जो बेस्ट रिलेशंस होते हैं वो इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि उन रिलेशंस की वजह से हमें बहुत ज्यादा मीन्स हमेशा खुशियों के पल ही मिले हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट। नो, वो बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि जब स्टॉर्म्स आए थे, यानी कि जब टाइम बराबर नहीं चल रहा था, उस समय पर भी बहुत सारी चीजें छूट गई, बहुत सारी चीजें टूट गई, लेकिन ये रिश्ता जो है वो नहीं टूटा। एंड दैट्स व्हाई ये जो बेस्ट रिलेशन है हमारे जीवन का वो बेस्ट रिलेशन है। समझ गए आप? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, राइट? लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है तो उसमें हम यही चीज सीख रहे थे और ये चीज इनफैक्ट हमने सीख भी ली है कि हम इंसान जो है ना, वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर डिजाइन टू बी सोशल, वी आर डिजाइन टू कोऑपरेट। मदर नेचर ने हमें ऐसे डिजाइन किया है। 4 केमिकल्स के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती हैं, राइट? एक लीडर जो होता है, राइट? बॉस और लीडर का डिफरेंस भी हमने देखा था। तो लीडर जो होता है तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज जब देखने को मिलते हैं, दैट्स हाउ यू बिकम ए गुड लीडर, राइट? आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, होनी ही चाहिए, और उसमें एक है कि आप अच्छे इंसान होने चाहिए। तो ये सारी चीजें वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों वी विल स्टार्ट विथ दिस वन, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक। इनफैक्ट आज के सारे आर्टिकल्स को आप देखें तो ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी अब वनबी एनआरआईज जो हैं वो भी जुड़ा हुआ है, ये टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और यहां पर भी इकोनॉमी। तो आज पूरे हफ्ते का इकोनॉमी का जो डोज है वो आपको मिल जाएगा। द ऑयल फैक्टर, इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इंडियाज ऑयल economy offers an opportunity to usher in reforms in the petroleum sector। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 2023 में हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जो है वो रीजनेबली अच्छा रहा है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन क्विकली, राइट? लेट्स यूज द ब्राइट येलो वन। तो 2023 में आई वाज टेलिंग कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका परफॉर्मेंस रीजनेबली अच्छा रहा है। आप देखिए पहले जो 3 क्वार्टर्स हैं, अप्रैल से अगर स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल मई जून वाला जो पहला क्वार्टर था तो उसमें हमारी इकोनॉमी 6.1% ग्रो हुई, सेकंड क्वार्टर में 7.8%, थर्ड में 7.6%। और अगर हम आरबीआई का प्रोजेक्शन देखें तो कहता है कि फोर्थ क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी जो है वो 6.5% से ग्रो करेगी। तो पूरे साल का हमारा ग्रोथ जो है उसकी एवरेज निकलेगी 7%, विच इज वेरी गुड। इतने बड़े देश की इतनी स्पीडली तरक्की ग्रोथ हो रहा है तो दैट्स ए गुड थिंग। गुड थिंग इसलिए क्योंकि आप देखिए खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड की सिचुएशन देखिए, राइट? तो वेस्ट, यूएसए और यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सिचुएशन, खास करके बड़ी इकोनॉमीज की बात करें, चाइना इज ऑल्सो नॉट डूइंग दैट गुड। तो ऐसे समय में अगर इंडिया ये ग्रोथ रेट अचीव करता है तो ये एक अच्छी बात है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में रखा, तो अच्छी तरीके से मीन्स एक अच्छा मेंटेन जो है वो किया है। राज्य सरकारों ने भी यही चीज की है कि अपना जो डेफिसिट है तो उसको चेक में रखा है, उसको कंट्रोल में रखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा इंजेक्शन किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजों में
काफी सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है, पंप किया है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ इंजन है, तो उसको ये फ्यूल मिलता रहा, एक बूस्ट मिलता रहा बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर की अभी भी वही कहानी है, जितना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। बट एनीवेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से चीजें जो है वो मैनेज हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम टैक्स रेवेन्यूज की बात करें तो काफी एक हेल्थी कलेक्शन हुआ है। टैक्स रेट में जो ग्रोथ देखने को मिला है सेंटर और स्टेट्स दोनों का, तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है वो काफी अच्छी तरीके से हैंडल हो पाया। इन्फ्लेशन की बात करें तो होलसेल प्राइसेस जो हैं वो थोड़े समय के लिए इसमें हमें एक उछाल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद ये कंट्रोल में ही है। इट हैज मींस दे केप्ट फॉलिंग होलसेल प्राइसेस, राइट, और अभी ये रीजनेबल है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। रिटेल की बात करें तो रिटेल जो है वो कंसिस्टेंटली 4% से ज्यादा रहा, जो 11 महीने रहे 2023 के। तो मीन्स यहां पर हम फाइनेंशियल ईयर को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, राइट, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर नवंबर की बात हो रही है यहां पर। तो पहले 11 महीनों में अगर आप देखेंगे तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द होलसेल प्राइस, द रिटेल इन्फ्लेशन रेट consistently stayed above the target of 4% in all the 11 months of 2023 but showed signs of moderation। 4% से ज्यादा रहा, जो बैंक ने यह टारगेट रखा है कि भाई 4% से कम इसको करना है, लेकिन उससे ज्यादा ही रहा। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें रोल अपना प्ले करते हैं। और जनवरी, फरवरी और जुलाई एंड अगस्त, ये 4 ही ऐसे महीने रहे 2023 के जिसमें रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6%, जो एक अपर टॉलरेंस लिमिट है, तो उससे ज्यादा रहा, बाकी तो 6% के नीचे ही रहा। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं इट डिड रीजनेबली वेल। और इसी वजह से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने एक पॉज मेंटेन करके रखा है। जो रेपो रेट है तो इसको 6.5% ही रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, खास करके इसको इंक्रीज नहीं किया है, राइट। फरवरी 2023 से ये पॉज जो है वो मेंटेन करके रखा है। अब दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स जो अगर हम देखें, राइट, अगर आप रेगुलरली इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि ये कोई चीजें बड़ी नहीं है, ये कोई सरप्राइजिंग चीजें नहीं है। ये सारी चीजें चलो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसी चीजें हम देख रहे हैं। दे आर नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन जो बड़ी सरप्राइज हमें देखने को मिल रही है, दैट इज इन ऑयल। जी हां, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो मार्केट है उसका जिस प्रकार का बिहेवियर रहा है 2023 में, ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। इससे पहले जब भी ऐसे इश्यूज हुए 2008 के समय पर, 2010, 11, 12 के समय पर, तो क्रूड की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, और क्रूड की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखिए, लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है वो ये है कि 2023-24 के पहले 8 महीनों की बात करें अगर हम, तो इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना हम ऑयल यूज करते हैं उसका 88% जो है वो हमने इंपोर्ट किया है। लेटेस्ट आंकड़ा है 88%। 22-23 में 87%, उससे पहले का जो साल था तो उसमें हम 85% हमने इंपोर्ट किया था, और अब आप देखिए तो इंक्रीज होके 88% हो चुका है। एवरेज ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है ये 101 बैरल 2022 में थी। 23 में इसकी एवरेज प्राइस जो है ये कम होके $83 पर बैरल हो चुकी है, विच इज गुड फॉर अस। लेकिन हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई डील रही तो दैट इज दिस रशियन ऑयल बोनांजा। रशियन उरल्स यानी कि उरल जो वहां के पहाड़ वाला एरिया है, तो रशिया का जो ऑयल है तो उसको उरल कहा जाता है, रशियन उरल। तो ये जो ऑयल है, जैसे टेक्सास इंटरमीडिएट कहा जाता है यूएसए के ऑयल को, वैसे रशियन जो ऑयल है तो उसको कई बार रशियन उरल्स भी कहा जाता है। तो ये जो रशियन उरल्स है, इस पर हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, और टोटल जो क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया, राइट, 2023 में अभी तक जितना ऑयल हमने इंपोर्ट किया था उसमें से 2/3 से ज्यादा, मींस मोर देन अ थर्ड, सॉरी नॉट 2/3, मोर देन अ थर्ड से ज्यादा ऑयल जो है वो हमने कहां से मंगवाया है? रशिया से मंगवाया है। मोर देन थर्ड का मतलब 75% से ज्यादा। Russian Urals for many months of 2023 accounted for more than a third of India's total crude oil imports. For many months, right? ऐसा नहीं है कि पूरे 2023 का, लेकिन कुछ ऐसे महीने रहे हैं जिसमें जो अलग अलग देशों से हम ऑयल मंगवाते हैं, तो उस पर्टिकुलर महीने के अंदर 75% से ज्यादा का ऑयल जो है वो रशिया से आ रहा था। और उसके पीछे मेन रीजन है बिग डिस्काउंट जो हमें ऑफर किया जा रहा था, और बदले में रुपीज में हम पेमेंट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, और ऑयल कंपनीज जो है तो उनको भी काफी अच्छा पैसा कमाने का मौका जो है वो मिल गया।
लेकिन इन सारी चीज़ों में सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। इसमें कोई भी बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला है। सरकार कुछ पॉलिसीज लेकर आई है, लेकिन ये पॉलिसीज ने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, जो एक्सप्लोरेशन को लेकर जो पॉलिसीज हैं, तो इसने कोई अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट नहीं किए हैं। तो अभी समय अच्छा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, राइट, डिस्काउंट में मिल रहा है, काफी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, काफी फायदा हो रहा है। तो दिस इज द राइट टाइम कि हम इसको फ्रेशली रिव्यू करें कि ये पॉलिसीज जो हैं वो एक्सप्लोरेशन की कंपनीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। ये एक राइट प्रश्न पूछने का समय है। और जो ऑयल सेक्टर है, वैसे सरकार कहती है कि सारी स्वतंत्रता है रिफाइनरीज के पास, मार्केटिंग कंपनीज के पास, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि प्राइसिंग जो है वो सरकार डिक्टेट करती है, वही प्राइसिंग आपको करनी पड़ती है, राइट। तो इस प्रकार से चीजें चल रही, तो इसमें प्राइसिंग के रिफॉर्म्स जो है वो करने की जरूरत डेफिनेटली सरकार को है। तो ये अभी वक्त है, तो इस वक्त का सही इस्तेमाल जो है वो अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। लेबर मोबिलिटी डिमांड इन रिच कंट्रीज इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। आप पीछे बैकग्राउंड में देखिए, राइट, इमेज दिख रही है आपको। एक आदमी जो है उसने हाई विजिबिलिटी जैकेट पहना है, उसने अपनी जो हार्ड टॉप हेलमेट है उसके हाथ में है। तो लेबर मोबिलिटी, रिच कंट्रीज के अंदर लेबर की डिमांड रहती है, तो ये हमारे जैसे देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब भारत की सरकार जो है वो कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ ऐसे पैक्ट्स कर रही है, ऐसे एग्रीमेंट्स कर रही है कि फार्मिंग में, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे देश के जो मजदूर हैं उनको वहां पर भेजा जाए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस जो है, तो ग्रीस को अभी फार्म सेक्टर के अंदर 10,000 लोगों की जरूरत है। याद रखिए ये सीजनल वर्कर्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि फिर वो ग्रीस के सिटीजन बन जाएंगे, नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनको लोगों की जरूरत है। तो भारत से ये लोग जो हैं उनको वहां पर भेजा जा सकता है। और इटली जो है वो अपने बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं, तो वहां पर म्युनिसिपल बॉडीज के लिए उनको लोगों की जरूरत है, उनको स्टाफ की जरूरत है। तो भारत एक ऐसा देश है जो इसमें फिल इन कर सकता है। इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हम 40,000 जितने लोग जो हैं वो इसराइल को प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमें लग रहा है कि वॉर की वजह से ये सारी चीजें बंद होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये वॉर से पहले इसराइल के बहुत सारे एरियाज में 90,000 जितने पैलेस्टीनियंस जो हैं वो काम करते थे। अब इसराइल की सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे करके इनको हटाकर, बहुत सारे लोगों के तो ऐसे काम करने की परमिट जो है वो कैंसिल हो गई है, तो अब उनकी परमिट कैंसिल हो गई है, तो इसकी वजह से दूसरे देशों से तो अभी सिर्फ 2 ही देश हैं। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि इंडिया और श्रीलंका, ये 2 ही ऐसे देश हैं जिनके लोगों को एज ए वर्कर अभी इसराइल जो है वो परमिशन दे रहा है। तो ये हमास का अटैक हुआ, उससे पहले हमारे देश के 18,000 जितने लोग जो हैं वो केयर गिविंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब 90,000 जितने पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको, उनकी जो जगहें हैं, तो इनको फिल करने के लिए भारत लगभग, आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है। हमारा देश वैसे भी लेबर सरप्लस कंट्री है। हमारे देश में लोग जो हैं वो हमेशा, मीन्स खास करके ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करें तो वो उनको काम जो है, मीन्स अगर उनको हर रोज काम मिले तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू वर्क एवरी सिंगल डे, राइट। तो इतना मीन्स काम की कमी है यहाँ पर और लेबर ज्यादा है, और इसी वजह से एज यू कैन अंडरस्टैंड कि लेबर जो है उसकी प्राइस कम है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और जो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए तो फिर लोग जो है वो जॉब करना पसंद करेंगे। और खास करके दुनिया के अलग अलग देशों में भी अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में भारत के वर्कर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर ये चीजें जो है वो हमें हर साल रेमिटेंस के आंकड़ों में नजर आती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो हमारे देश भारत को मिलता है। रेमिटेंस का मतलब है कि जब आप विदेश में हैं और वहां पर पैसा बचाते हैं और वापस घर भेजते हैं तो इसको रेमिटेंस कहा जाता है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो अब भारत की सरकार जो है वो इसमें मीन्स लेबर मोबिलिटी जो है उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। जब भी हम किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं तो उस समय पर भी भारत का ये आग्रह रहता है कि भाई लेबर मोबिलिटी भी हो जाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ सामान नहीं, हम कहते हैं कि भाई लोगों को भी इजीली वीजा मिल जाए कि हमारे लोग जो है वो आकर आपके वहां पर जॉब कर सकें, थिंग्स लाइक दैट। अब डेवलप देशों में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा एजिंग होती जा रही है, राइट, वो वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ये एक गैप फिलअप करने का काम जो है वो हमारा देश भारत कर सकता है। लेकिन याद रखिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ये परमानेंट नहीं होगी, इसका जो नेचर रहेगा वो टेम्पररी रहेगा। तो कुछ समय के लिए ये लोग जो है वहां पर जाएंगे तो इट्स अ गुड थिंग, वहां पर पैसे भी बचेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वापस जब आएंगे तो यहाँ पर रियल एसेट्स जो है वो भी क्रिएट होगी, वो मकान बनाएंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो कर सकते हैं अगर थोड़े समय के लिए बाहर जाए। और वापस जब आएंगे तो ऑफकोर्स एक इंटरनेशनल अनुभव लेकर भी आएंगे, तो ऑलरेडी उनकी स्किल जो है वो बूस्टअप होगी। लेकिन यहां से लोग जाए उससे पहले हमें एक ऐसी इकोसिस्टम डेवलप करनी है जिससे हम हमारे देश के लोग जो हैं, खास करके ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं, तो उनकी स्किल्स को हम और ज्यादा इंप्रूव कर सके कि जब वो
हमारा देश छोड़कर वहां पर जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो जब वहां पर वो लैंड हो तो उनको कुछ बेसिक चीजें पता हो, राइट। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग जो है वो उनको अभी से ही प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो इस पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन में हम ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जॉब के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। यहाँ में एक बहुत कम आंकड़ा रहा है, 40,000 50,000 में भी एक साल के अंदर 5 लाख लोग चले जाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हर साल 10 लाख जितने तो स्टूडेंट्स जो हैं वो, नॉट 10 लाख, हर महीने 10 लाख, रफली एक महीने में 10 लाख, तो एक साल के अंदर 1.2 करोड़ यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। और अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को देखेंगे तो 57% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर एंटरप्रीनरशिप है वो काफी ज्यादा फ्लरिश हो रही है, नो। ये इसलिए है क्योंकि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि वो कोई भी छोटा बड़ा काम जो है वो कर ले, जॉब नहीं अवेलेबल है इसलिए। तो जॉब जनरेट करने के लिए यू हैव टू अट्रैक्ट मोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मोर सर्विस कंपनीज, टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर गुड और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जॉब्स जो हैं वो हमें हमें हमारी सरकार जो है उसको फोकस करना पड़ेगा कि हम ये जॉब्स जो है वो जनरेट करें, राइट। और बाकी आप देखिए जो आंकड़ा है लेबर वर्क का, तो यही है कि 18% जो है लेबर फोर्स में लोग हेल्पर का काम करते हैं, 21% जो है वो कैजुअल वर्क करते हैं। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की रहती है, तो उस पर आगे काम करने की जरूरत है। वन बी एनआरआईज, ये भी एक प्रश्न है कि देखिए आप लोग जो है वो हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, राइट। वो हमेशा के लिए अपना देश छोड़कर जाने के लिए तैयार है, इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार है। कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा देखने को मिला है कि 71 लाख रुपीज देकर वो इलीगली किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन। तो ये जो एक डेस्परेशन हमें देखने को मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा देश इतना बुरा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है वहां पर अब ऐसी सिचुएशन चल रही है और कुछ बड़े सपने, राइट, जो अमेरिकन ड्रीम हम कहते हैं, तो ये अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अभी जो एक बहुत बड़ी खबर बनी थी, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आपने वीडियो देखे होंगे, राइट। सिद्धांत ने भी इस पर एक वीडियो बनाया था। तो प्लेन जो है वो भरकर वापस इंडियंस आए हैं। मुंबई में ये प्लेन लैंड हुआ। ये बेसिकली दुबई से निकारागुआ, और निकारागुआ जो है साउथ अमेरिका का एक देश है, और वहां से यहां तक तो लीगली यात्रा थी। उसके बाद जो फाइनल यात्रा थी वो इलीगल यात्रा होने वाली थी, और इलीगली ये लोग जो है वो यूएसए में घुसपैठ करने वाले थे। टोटल 303 पैसेंजर्स थे इस चार्टर्ड फ्लाइट में। और फ्रांस का एक एयरपोर्ट है, तो यहां पर ये फ्लाइट लैंड होती है और वहां पर रीफिलिंग के लिए लैंड हुई, और फिर वहां पर पता चला कि यहां पर तो इस प्रकार से लोगों को ले जाया जा रहा है। तो इसमें से 276 लोग जो है वो वापस आए, बाकी के लोगों ने एसाइलम सीक किया है। एसाइलम का मतलब है कि उन्होंने पनाह मांगी है फ्रांस की सरकार की कि भाई हमें आप अपने देश में जगह दीजिए, हमें रेफ्यूजी बनाइए, हम वापस नहीं जाना चाहते। तो पहले ये खबर आ रही थी कि फ्रांस की अथॉरिटीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर केस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत इन्वेस्टिगेट करने वाली थी, या फिर केस मुकदमा इस पर चलने वाला था। लेकिन फिर जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई ये इलीगल इमिग्रेशन का केस है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या है कि आपको जोर जबरदस्ती कहीं पर ले जाया जा रहा है। यहां पर तो जज साहब ने बताया कि लोग जो है वो खुद अपनी मर्जी से ही इस प्रकार का ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और अगर आप यूएसए के आंकड़ों को भी देखेंगे, जो इलीगली इंडियंस वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा राइज जो है वो देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज को अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। कुछ ऐसे गुजरात के पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे पंजाब के पॉकेट्स हैं हमारे देश के, राइट। पंजाब, वैसे जनरली हम गुजरात की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई गुजरात तो बिजनेस में बहुत आगे हैं। पंजाब की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई पंजाब जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली आगे हैं ही, वी ऑल लव पंजाबी सॉन्ग्स, राइट। लेकिन पंजाब जो है वो खेती बाड़ी में आगे हैं, वहां के जो किसान हैं उनके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन गुजरात के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, पंजाब के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं दोस्तों, जहां पर लोग जो हैं वो मीन्स कुछ ऐसी एरियाज हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जो है उनका यही एस्पिरेशन रहता है कि भाई उनको तो यूएसए पहुंच जाना है। वहां पर भले ही वो मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत में मजदूरी नहीं करेंगे। उनको अपने बच्चों को या फिर अपना भविष्य जो है वो यूएसए में नजर आता है। तो चलिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। उनके जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होंगे कि उनको लग रहा है कि नहीं, उनको वहां पर चले जाना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या कमियां हैं वहां पर। इस चीज को लेकर सरकार को एक थरो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो दो चीजें होगी, एक तो हमारे देश का नाम भी बचेगा, दूसरी चीज लोगों की सेविंग भी बचेगी और लोगों का जीवन जो है वो भी बच पाएगा। क्योंकि ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं ना कि लोग जो है वो इलीगल क्रॉसिंग करते वक्त कितने सारे लोग हर साल मर जाते हैं। हमारे देश के लोगों भी कुछ परिवार ऐसे थे, गुजरात का एक परिवार था जो कनाडा की बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और मर गया पूरा परिवार। और फिर हम मेडिटेरेनियन में देखते हैं कि अफ्रीका के लोग जो हैं वो यूरोप में घुसना चाहते हैं और फिर उनकी बोट्स जो है वो डूब जाती है।
तो इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में आपको देखने को मिलते हैं। फिर एक अलग ही देखने को मिला था, इंडिया और श्रीलंका से बोट लेकर फिर वो ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। तो ये अब चीज़ें जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आई है शायद, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, वरना इट्स अ बिग मीन्स बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। जो छोटी बोट होती है वो लेकर उतना ट्रैवल करना जो है अपने आप में बहुत रिस्की, और ये खचाखच भरी हुई होती है बोट्स, राइट। तो ये ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो दुख भी होता है, राइट। कुछ तो ऐसी मजबूरी होती होगी कि लोग जो है वो अपना जो एनवायरनमेंट है वो छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस पर सरकार को एक इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, इस पर एक रोक लगाने के प्रयास जो है वो सरकार को करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। ब्लीक फॉर पीक्स, ट्रैफिक ग्रिड लॉक्ड, हिल स्टेशंस शुड टेल गवर्नमेंट्स दे नीड टू चेंज देयर अप्रोच टू टूरिज्म। अटल टनल और बहुत सारी जगहों पर आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि वहाँ पर मीन्स ट्रैफिक ग्रिड लॉक हो चुका है, लोग जो है वो फंस चुके हैं। न्यू ईयर की हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुकी है और हिमालयन डेस्टिनेशंस जो हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा जो हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट, एक और दो, टोटल हमारे देश में 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो उसमें से एक हिमालयन रीजन है, दूसरा जो है वो वेस्टर्न घाट्स हैं। बाकी के 2 जो हैं वो क्या है बताइए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, ठीक है। तो ये 4 में से 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो यहां पर हैं, हिमालयन रीजन और सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट्स। अब या हिमालयन की ही बात करें तो 15 नेशनल पार्क्स यहां पर है, 59 सेंचुरीज हैं यहां पर। और जनरली क्या होता है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र, आप देखिए महादेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, फिर माता जी के बहुत सारे मंदिर हैं, राइट। तो ऐसे टेम्पल्स और ऐसी कुछ जगहों पर आपको दरगाहें देखने को मिलेगी। तो हमारे जो माउंटेन्स है ना, यहाँ पर 2 प्रकार के टूरिस्ट आपको देखने को मिलता है। एक तो हैं रेगुलर टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं, और दूसरे जो हैं ये जो हम कहते हैं ना यात्री हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वो पिलग्रिम्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो रिलीजियस साइट्स को विजिट करने के लिए लाखों की तादाद में लोग जो हैं वहां पर जाते हैं। अब उत्तराखंड और सिक्किम में आपको पता है किस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स आने लगे हैं। हमने ग्लोफ के बारे में बात की थी, आपको याद होगा, GLOF। व्हाट इज ग्लोफ? ये आपके लिए इसका फुल फॉर्म, और आपको डेफिनेशन आपको खुद को समझनी है, लेकिन फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। तो यहां पर जो डिजास्टर्स आ रहे हैं सिक्किम उत्तराखंड में, दिस इंडिकेट्स कि ये बहुत ही इकोलॉजिकली वीक या फिर फ्रेजाइल एरिया है। उत्तराखंड की 2011 में पॉपुलेशन थी 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ पूरे राज्य की, और टूरिस्ट वहां पर कितने पहुंचे थे? 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख लोग। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में रेसिडेंट्स टू टूरिस्ट का रेशियो जो है वो आप देखिए, सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन है 6.1 लाख, 2011 की बात है, और 2019 में टूरिस्ट कितने गए? 15 लाख जितने लोग जो है वो टूरिज्म के लिए सिक्किम गए। तो वहां की जो कैपेसिटी, उससे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में अब क्या करने की जरूरत है कि टूरिज्म जो है ना, तो इसको इको टूरिज्म जो है इसको प्रमोट करने की जरूरत है, राइट। देखिए, टूरिज्म से इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है, जॉब्स जनरेट होती है, और वैसे भी पहाड़ी एरियाज में आपको ये सारी चीज़ों की स्कैरसिटी रहती है, राइट। उतने जल्दी पैसे पहले नहीं मिलते थे, अब टूरिज्म और कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पर भी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हुई है। तो लोग जो है वो ऑफकोर्स अपनी होटल्स और अपना बिजनेस जो है वो बंद नहीं करेंगे। ऐसे अगर सरकार कहेगी कि भाई इको नहीं, आपको उनको कुछ रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, आपको ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ेगी कि जिससे उनका फ़ायदा हो और इसी के साथ साथ नेचर का फ़ायदा हो। तो इको टूरिज्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है। रेगुलर टूरिज्म में ऐसा नहीं होता है। रेगुलर टूरिज्म में तो हम घूमने के लिए जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स और ये सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पर छोड़ कर आते हैं। लेकिन इको टूरिज्म में लोग जो हैं, इको टूरिज्म इज बिट डिफरेंट, राइट। इको टूरिज्म में क्या होता है कि आप लोकल वाइल्ड लाइफ और लोकल जो कम्युनिटी है तो उनको एड ऑन, उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, लोकल वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो इससे अवेयरनेस भी होती है, राइट। वहाँ पर जो चीज़ें हैं वही आप यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल भूटान में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस प्रकार के कुछ लॉज क्रिएट किए जा सकते हैं। इस प्रकार से लोकल लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। जब जो होस्ट हैं, होस्ट अगर रेडी हो जाएंगे तो फिर जो टूरिस्ट आएंगे तो वो इस हिसाब से अपने जीवन में थोड़े चेंजेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट को भी पता होगा कि ये जो होस्ट स्टेट्स हैं उनके ही भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए ये इको टूरिज्म जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस दिशा में पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आज भी इस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। द शिप ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट ऑफ आवर शिप्स, मैंने बताया ना कि रिटायर्ड वाइस एडमिरल साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। तो अभी हमने देखा कि रेड सी जो है तो वहाँ पर ये हाउथी रेबल्स जो हैं तो उन्होंने अटैक किया।
तो ये ग्लोबल ट्रेड जो है तो इसमें मेरी टाइम सिक्योरिटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक ऑर्गेनिक कनेक्शन रहा है। जो देश मेरी टाइम पावर रहा है उस देश का स्टेटस जो है वो वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा ऊंचा रहा है। एक वक्त था जब स्पेन, पोर्तुगल, ये सारे देश जो है वो काफी ज्यादा थे, इटली, फिर फ्रांस, यूके बना, राइट। तो ये सारे देश, और उस हिसाब से वो अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कॉलोनीज बनाई। तो उसमें उनका मेरीटाइम पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। हमारे देश का कल्चर अलग अलग देशों तक पहुंचा है, फॉर एग्जांपल वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा। तो उसके पीछे भी रीजन था कि बहुत सारे हमारे साउथ के ऐसे राजा थे, जो किंगडम्स थे, तो वो नेवी पावर में बहुत ही आगे थे। रही बात रेड सी की, तो इससे पहले भी हमने रेड सी को देखा था। तो बहुत ही क्विकली देख लीजिए, दिस इज रेड सी हियर, ये अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन से होकर ये बाबल मंदेब में। बाबल मंदेब के बारे में बहुत मैंने बात कर ली है, तो शायद आपको लग रहा होगा कि सर ये 2-3 बार हमने डिस्कशन कर ली है इसकी, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस पर से प्रश्न पूछा जा सकता है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती आपकी इसमें हो, राइट। तो ये मैप को भी अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा ना डियर फ्रेंड्स। जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल जैसे जैसे भारत की इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे हमें और ज्यादा मैरीटाइम पावर की जरूरत पड़ेगी। वी हैव टू बिकम मोर स्ट्रांग, क्योंकि ये हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए और जो चैलेंजेस हम फेस करेंगे उनको हैंडल करने के लिए वी नीड दैट थिंग। फिर अगर हम इस मैप को देखें, यू फाइंड सी हियर, ये रेड सी वाला रीजन जो है तो सूडान में इश्यूज चल रहे थे, राइट। अभी यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इश्यू चल रहा है, तो इसकी वजह से रेड सी। फिर यहाँ पर ईरान का इश्यू रहता है, तो यहाँ पर भी इश्यूज चल रहे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो ये वाला क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल जो है वो इस क्षेत्र से आता है। फिर आप ये देखिए, यहां पर इस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो साउथ चाइना सी को याद कीजिए। साउथ चाइना सी जो है, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है, तो उसमें भी हमने बार बार देखा कि इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के एक एंड जहां पर आपको ये वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है, रेड सी और पर्शियन गल्फ, और दूसरी तरफ ये साउथ चाइना सी, तो ये दोनों एंड्स पर कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। और ऊपर से इंडो पैसिफिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बनता जा रहा है, राइट, बन चुका है इनफैक्ट। तो 21st सेंचुरी में इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियो पॉलिटिकल पर्पस एंड जियो इकोनॉमिकल पर्पस। और चाइना का एग्रेशन यहां पर बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए भी हमारा मेरीटाइम पावर जो है वो इंप्रूव होना चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए कि जो समंदर है उसके माध्यम से हम सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्वांटिटी की, तो 95% जितने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हम समंदर के रास्ते से करते हैं। वैल्यू की बात करें तो 68% जितना हम जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ उनकी जो वैल्यू कीमत के हिसाब से, तो वो ओशियन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि जब हम हमारी इंडियन शिप्स की बात करें कि ये सामान हमारे देश की कितनी शिप्स का इस्तेमाल होता है, तो 87-88 में 40.7% जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो 40.7% माल जो है वो हमारी शिप्स में एक्सपोर्ट किया जाता था। अब देखिए ये 7.8% के आसपास पहुंच चुका है। इंडियन पोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड के 50 बिजिएस्ट पोर्ट में सिर्फ हमारे 2 पोर्ट्स ही आते हैं, राइट। और मर्चेंट शिपिंग फ्लीट जो है वो हमारी काफ़ी कम है। 2021 में हमारे पास 1491 वेसल्स थे, तो हमारा रैंक जो है वो 19th है। और ग्लोबल कैपेसिटी डेड वेट टनेज की बात करें तो इट इज जस्ट 1.3% ऑफ द टोटल ग्लोबल टनेज, राइट। ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हमारा रैंक जो है वो 15th है, राइट। और ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 0.12% ही है। तो ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में हम थोड़े वीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है इसकी इकोनॉमी हो जाएगी 2028 में $40 बिलियन की। हमारे यहाँ पर चीप और स्किल्ड वर्कफोर्स होने के बावजूद भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में हमारा योगदान 1% से भी कम रहा है। तो दूसरे मेरीटाइम के मैट्रिक्स को देखिए तो ओशियन साइंटिफिक रिसर्च, वाटर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, तो ये सारी चीज़ों में भी भारत जो है वो थोड़ा पीछे है। हमारी जीडीपी में 5% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो मरीन सेक्टर से आता है, और इसको अगर हमें 10% करना है तो हमें मेरीटाइम इंडिया विजन 2023 जो है तो इस पर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये नेशनल मेरीटाइम पॉलिसी जो है तो इसमें सारी चीज़ें, इसमें नेवी से लेकर हमारी मर्चेंट और एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर हमें राइट पॉलिसीज बनाकर इनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तब जाकर भारत जो है वो मेरीटाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका लाभ उठा पाएगा और रक्षा कर पाएगा। और ऑफकोर्स इससे हमारा स्टेटस भी, जो एंशिएंट समय पर एक वक्त था जब हम ग्रेट पावर माने जाते थे बिकॉज ऑफ आवर नेवी, बिकॉज ऑफ आवर मेरीटाइम प्रोवेस, तो यही स्टेटस जो है वो वापस हमें इस चीज़ से मिल सकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। डू कंसीडर ऑर्डरिंग, डू कंसिडर अवेलिंग दिस कोर्स। ये कोर्स जो है ये स्टडी क्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, तो आपने अवेल नहीं किया है तो अवेल कर लीजिए। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लाइव सेशंस में क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको लाइव सेशंस में आना ही चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में आप जरूर आइएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।